यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको एनालाइज कैसे करें, उन क्वेश्चंस को देखकर हम अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, आइए समझते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग अपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया, which one of the following statement is correct as per the Constitution of India? Interstate trade and commerce is a state subject under the state list. Interstate migration is a state subject under the state list. Interstate quarantine is a union subject under the union list. And corporation tax is a state subject under the state list. Question क्या पूछा? क्या इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, या इंटरस्टेट माइग्रेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, या इंटरस्टेट क्वारंटीन एक यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर, या कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर। इन सब में से कौन सा सही है? सो क्वेश्चन जो है वो 3 लिस्ट के ऊपर है, जो कि हमारी 7 शेड्यूल में लिखी हुई है, दैट इज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं। फॉर एग्जांपल, यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उसमें पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है लॉज बनाने की। स्टेट लिस्ट के मामलों में के अंदर जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उसमें स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर आ जाती है लॉज बनाने की इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर होती है लॉज बनाने की, राइट? सो कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट के अंदर आ रहा है ये अब हमें पता होना चाहिए। सो आर्टिकल 246 जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से डील करता है। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो है वो अपना आर्टिकल 246 इससे डील कर रहा है, ठीक है? सो 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है उसमें क्या मेंशन्ड है? एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये हमारे 7 शेड्यूल में मेंशन्ड है, right? And this is dealt with Article 246 of the Indian Constitution. Distribution of legislative subjects, कैसे legislative subjects को divide किया गया है, right? So मैंने जैसे बताया कि 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंदर, आर्टिकल 246, ठीक है? अब यूनियन लिस्ट में कौन लॉज बना रहा है? वो लॉज बना रही है पार्लियामेंट, ठीक है? पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स enumerated in the union list. Matters, तो ऐसे कौन से मामले होंगे जिनमें जो है वो यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, जहां पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए होगी। उन मामलों में, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बना रही है, पूरे देश पे लागू हो रहे हैं, तो उन मामलों में जो है वो यूनिफॉर्मिटी की जरूरत होगी, तो वो मामले जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। दैट इज, जो मामलों में हमें थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी चाहिए, वो मामले, वो मैटर्स जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। वो मैटर्स जो कि रीजनल और लोकल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, है ना, उन मैटर्स को हम स्टेट लिस्ट के अंदर डाल देंगे। सो वो मैटर्स जहां पे हमें थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी चाहिए, वो मैटर्स हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। वो मैटर्स जहां जो रीजनल और लोकल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, राइट, जहां पे डाइवर्सिटी परमिट होगी, वो मैटर्स जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आएंगे। और वो मैटर्स जहां पे यूनिफॉर्मिटी डिजायरेबल तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है, वो मैटर्स को हम लोग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डालते हैं। तो जहां पे यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है, those matters are included in the union list. जहां पे हमें डाइवर्सिटी चाहिए, जहां जो मैटर्स रीजनल लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, जहां पे हम डाइवर्सिटी अलाउ कर सकते हैं, वो मैटर्स हम लोग स्टेट लिस्ट के अंदर डालते हैं। और जहां पे यूनिफॉर्मिटी डिजायरेबल तो है लेकिन कुछ एसेंशियल नहीं है,
वो मैटर्स हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डालते हैं. सो कॉन्करेंट लिस्ट इज परमिटिंग डाइवर्सिटी अलोंग विथ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और सेंटर, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, दोनों मिलके जो है वो इस पे लॉज बना सकता है. ये बात समझ आई. सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के मैटर्स में जो है वो पार्लियामेंट लॉज बनाता है. वो मैटर्स जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी की जरूरत होती है, वो मैटर्स हम लोग यूनियन लिस्ट के अंदर डालते हैं. वो मैटर्स जहां पे डाइवर्सिटी अलाउड है ना, जो रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, दैट आर इंक्लूडेड अंडर द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट पे कौन लॉज बनाता है? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट की में जो लॉज बनाता है, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर. कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर होती है लॉज बनाने की. यहाँ पे वो मैटर्स आते हैं जहां पे यूनिफॉर्मिटी डिजायरेबल तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है, तो ये परमिट करता है डाइवर्सिटी को अलोंग विथ यूनिफॉर्मिटी. राइट. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. कहां पे कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जहां पे हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए? करेंसी है ना. करेंसी ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट में अलग है दूसरे में अलग है. रुपी चल रहा है थ्रू आउट इंडिया, सो दिस इज अ मैटर इन द यूनियन लिस्ट, करेंसी. फॉरेन अफेयर्स, इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, तो फॉरेन अफेयर्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. डिफेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, इंटर स्टेट ट्रेड, यही क्वेश्चन था है ना. तो वो जो इंटर स्टेट ट्रेड की बात हुई थी वो कौन सी लिस्ट में आएगा? वो तो यूनियन लिस्ट का मैटर है, यूनियन सब्जेक्ट है अंडर द यूनियन लिस्ट. ठीक है. सो इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, ये सब यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं. राइट. ऑडिट, सेंसस थ्रू आउट इंडिया होता है 10 साल में, सो सेंसस भी जो है वो यूनियन लिस्ट का मैटर है. ट्रेड, ऑडिट, एटॉमिक एनर्जी है ना. सो ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं जहां पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल डिफेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग. राइट. सो डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया. So these are the matters that are included under the union list. अब कौन से मैटर्स हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर है? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट. क्योंकि अब क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा मैटर कौन सी लिस्ट के अंदर है, तो आपको ये थोड़े बहुत मैटर्स याद करने भी पड़ेंगे. ठीक है. लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी लग जाएगा. फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट ट्रेड है तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहा है. राइट. कुछ यूनिफॉर्मिटी वाली चीज है, एग्जांपल करेंसी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे. जो लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर्स है, रीजनल इंपॉर्टेंस के, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लोकल मैटर है, लोकल गवर्नमेंट लोकल मैटर है, फिशरीज लोकल, रीजनल इंपॉर्टेंस. राइट. सो ये जो है वो हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आएंगे. मार्केट्स हो गया, थिएटर, गैम्बलिंग. राइट. सो दीज आर द मैटर्स दैट आर इंक्लूडेड अंडर द स्टेट लिस्ट. गैम्बलिंग, थिएटर, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, प्रिजन, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन, लैंड. ठीक है. सो दीज आर द मैटर्स दैट आर इंक्लूडेड अंडर द स्टेट लिस्ट. अब ऐसे कौन से मैटर्स हैं जहां पे हमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिजायरेबल तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है ना. तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है. सो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, मैटर्स आते हैं? क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, जो सिविल प्रोसीजर्स हैं, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स हैं, वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं. अगर प्रेजेंट बोला तो वो स्टेट में चला जाएगा, करेंसी बोला यूनियन में चला जाएगा, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर्स किस में चला जाएगा? कॉन्करेंट में. ये समझ आया? चलो. सो क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं. मैरिज, डाइवोर्स, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं. दैट इज मैरिज अगर है, मैरिज रिलेटेड लॉ दोनों यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं. डाइवोर्स रिलेटेड दोनों यूनियन एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं.
पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को गलती से स्टेट में मत डालना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। लेबर रिफॉर्म्स, लेबर वेलफेयर, ये कॉन्करेंट लिस्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर्स है। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़ते हैं, सो वो कौन सा मैटर होगा, वो कौन सा लिस्ट में जाएगा, वो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गई, प्रिंटिंग प्रेस हो गए, दीज आर ऑल द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज समझ आई। सो वो जो क्वेश्चन था इंटरस्टेट ट्रेड का, वो तो यूनियन लिस्ट के अंदर है, सो वो तो ऑप्शन गलत हो गया। ये समझ आया कैसे पढ़ना है। सो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉज बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज एंड प्रोसीजर्स, है ना, मैरिज, डाइवोर्स, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन और सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग, लेबर वेलफेयर, इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी जो है वो दोनों लॉज बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स हैं। गॉट इट? चलो फिर अब देखो 40, अब ये 5 मैटर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट लिस्ट से सेंटर कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए थे। मतलब पहले ये 5 मैटर्स स्टेट लिस्ट के अंदर थे कि जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर इन मैटर्स पे लॉज बनाता था। फिर आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये मैटर्स को स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया गया टू कॉन्करेंट लिस्ट। इसलिए ये 5 मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये पांचों मैटर्स कौन सी लिस्ट के अंदर आ गए हैं? अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से 5 मैटर्स हैं? एजुकेशन, सो दैट मींस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। अब एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब पहले स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर थी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लॉ बनाने की। अब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर आ गई है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लॉज बनाने की। किस पे? एजुकेशन में। कौन बना सकता है लॉज? दोनों सेंटर और स्टेट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो ये पांचों आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये स्टेट थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दे गॉट ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कौन कौन से मैटर्स हैं? फॉरेस्ट, ठीक है, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो ये 5 मैटर्स को ट्रांसफर किया गया फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वेट्स एंड मेजर्स कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ये भी याद आना चाहिए कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ट्रांसफर किया गया था, राइट। सो कौन से 5 मैटर्स को ट्रांसफर किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में? कहां से? स्टेट लिस्ट से। अपना आ गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। चलो अब हमने बोला कि भाई 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंदर, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। जहां पे भी हमें यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है वो मैटर्स हम लोग यूनियन लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। जहां पे भी हमें डाइवर्सिटी चाहिए या जो लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं वो मैटर्स हमने डाल दिए स्टेट लिस्ट के अंदर। और जहां पे डाइवर्सिटी जरूरी इसेंशियल तो नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड है तो वो मैटर्स हमने डाल दिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। अब
हो सकता है ऐसे बहुत से मैटर्स हों जो कि इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं दिए गए, राइट? सो फिर वो मैटर्स पे कौन लॉज बनाएगा? इसे बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर। रेसिड्यूअरी पावर का मतलब होता है जो मैटर्स इन तीनों लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है वो मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर होती है पार्लियामेंट के पास। The residuary power is vested with the parliament। और ये कौन सा आर्टिकल शो बता रहा है? आर्टिकल 248। So आर्टिकल 246 डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स 7 शेड्यूल। आर्टिकल 248 रेसिडुअरी पावर से डील करता है। रेसिडुअरी पावर मतलब कि जो है वो जो मैटर्स तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है मेंशन है उन मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर जो है वो अपने पार्लियामेंट के पास आ जाती है। आर्टिकल 248 कहां से बोरो किया है? कनाडा से। कनाडा में भी जो रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर के पास आती है, राइट? सिमिलरली इंडिया में भी जो रेसिडुअरी पावर है दैट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उस टाइम पे जो रेसिडुअरी पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, ठीक है? तो उस टाइम पे जो भी अवशिष्ट शक्ति थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। अब जो रेसिडुअरी पावर है नाउ इट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम कनाडा। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा सेंटर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जहां पे भी पावर मिसमैच थोड़ा जो जहां पे भी मेंशन नहीं है सब्जेक्ट्स वो अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने की। आर्टिकल 248 याद रहेगा। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा तो यूनियन के टुवर्ड्स प्रीडोमिनेंस सिक्योर करके रखी है। कैसे? सो कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन लिस्ट अगर सपोज ओवरलैप हुआ यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट के बीच में तो फिर जो है वो किसकी बात मानी जाएगी? यूनियन लिस्ट की, ठीक है? सो मतलब कि यूनियन को जो है वो थोड़ी प्रीडोमिनेंस सिक्योर की गई है। फॉर एग्जांपल अगर ओवरलैपिंग हुई सो यूनियन के जो मैटर्स हैं वो प्रिवेल करेंगे ओवर द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के मैटर्स ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? फिर कौन जीतेगा? कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन और स्टेट के बीच में यूनियन, यूनियन और कॉन्करेंट के बीच में यूनियन और कॉन्करेंट और स्टेट के बीच में कॉन्करेंट। समझ आया? चलो अगर ओवरलैपिंग हुई तो फिर आते हैं हम लोग ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां पे वो मैटर जहां पे दोनों के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। अब हो सकता है स्टेट ने भी लॉ बनाया, सेंटर ने भी लॉ बनाया और इनकंसिस्टेंसी आ गई इन दोनों के बीच में, कंफ्लिक्ट आ गए सेंटर और स्टेट लॉ के बीच में। सेंटर ने भी लॉ बनाया, स्टेट ने भी लॉ बनाया और दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट आ गए। फिर किसकी बात मानी जाएगी? सेंटर की। सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है? तो कॉन्करेंट मामलों में क्योंकि दोनों के पास पावर है अगर कोई भी कंफ्लिक्ट हुआ तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। ये आर्टिकल 254 के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 254 क्या बोलता है? अगर इनकंसिस्टेंसी आई बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? दैट इज द सेंट्रल लॉ। लेकिन एक्सेप्शन है, हो सकता है ये जो स्टेट लॉ बनाया गया स्टेट ने प्रेसिडेंट को जो है वो ये लॉ भेज दिया, ठीक है? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए ये लॉ भेज दिया और प्रेसिडेंट ने उसे एसेंट दे दिया, मतलब कि मंजूरी दे दी, तो फिर ये स्टेट लॉ जो है वो माना जाएगा। समझ आया? वैसे अगर कॉन्करेंट मामलों में सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हुई तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, लेकिन अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो कानून भेज दिया और प्रेसिडेंट ने उसको मंजूरी दे दी, एसेंट दे दिया, तो फिर जो है वो स्टेट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। हाउएवर अगर पार्लियामेंट चाहे तो भी इसको जो है वो क्या कर ओवरराइड कर सकती है। कैसे? फिर से लॉ बना के उसी सब्जेक्ट पे, तो फिर पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। दिस इज आर्टिकल 254
इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज में इन द मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज समझ आई? वैसे अगर इनकंसिस्टेंसी हुई तो पार्लियामेंट लॉ प्रिवेल करेगा, है ना, यूनियन का जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर ये स्टेट ने प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए दे दिया और प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। हाउएवर अगर ये पार्लियामेंट चाहे फिर से लॉ बना के इसको ओवरराइड कर सकती है। दैट इज इट। जो क्वेश्चन था उससे हमने पूरी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो इंटर स्टेट, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटर स्टेट क्वारंटीन जो है वो अंडर द यूनियन लिस्ट है, क्योंकि इंटर स्टेट किससे डील करते हैं? यूनियन लिस्ट जो है वो इंटर स्टेट मामलों से डील करती है। तो करेक्ट आंसर इज इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ये दोनों गलत है क्योंकि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स भी यूनियन सब्जेक्ट है, इंटरस्टेट माइग्रेशन भी यूनियन सब्जेक्ट है, और कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन लगाती है, स्टेट नहीं। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इंटरस्टेट क्वारंटीन जो है वो यूनियन मैटर है। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको प्रीवियस ईयर्स को कैसे एनालाइज करना है, एक क्वेश्चन को पकड़ के कैसे पूरा ओवरऑल टॉपिक को समझना है, समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, प्रीलिम्स को अपन क्लियर करेंगे।